नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शौर्य और बलिदान को नमन करने का भावपूर्ण दृश्य देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुष्प चक्र अर्पित कर देश के रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को भी नमन किया है। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों, शहीदों के परिजनों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों की भी मौजूदगी रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कारगिल के वीरों का बलिदान देश की अमर गाथा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की वीर भूमि ने हमेशा देश को बहादुर सैनिक दिए हैं और यहाँ परंपरा आगे भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कारगिल युद्ध के नायकों, उनके परिजनों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला दिन है। कारगिल विजय दिवस। इस दिन हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 18,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम किया और हम सबको ऐतिहासिक विजय दिलाई, जो हमें हमेशा गौरवान्वित करेगी। हमारी नई पीढ़ी को हमेशा भारत की सेना, उसके शौर्य पराक्रम पर हमेशा उनको गर्व होगा और वो राष्ट्रभक्ति के लिए आगे बढ़कर प्रेरित होंगे। सेना और देश के लिए अपना सर्वोच्च समर्पित करने के लिए, राष्ट्र के नाम और राष्ट्र के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और साथ ही चूँकि देवभूमि उत्तराखंड ये वीर भूमि भी है, जहाँ से इतनी बड़ी संख्या में, चाहे देश आज़ादी से पहले पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो, या देश की आज़ादी के बाद जो भी युद्ध हुआ हो, यहाँ के वीर सैनिकों ने हमेशा भारत माता की रक्षा के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इसलिए यहाँ सैनिकों के कल्याण के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहा है, वो अभूतपूर्व है। पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली जंतर मंतर में प्रदर्शन के दौरान युवाओं की अभद्र टिप्पणी के साथ ही अश्लीलता करने की कई वीडियो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चाहे हमारी युवा पीढ़ी हो या नौजवान, सभी को सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा देश संस्कृति का देश है, सभ्यता का देश है। ऐसे में सभी को संयम रखकर ये सोच समझ कर बोलना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने के कई तरीके हैं। देखिए, सभी को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए और चाहे वो बड़े हों, चाहे नौजवान हों, चाहे हमारे नवोदित हों, क्योंकि हमारे देश पूरा ये संस्कार का देश है, संस्कृति का देश है। इसलिए हमें सभ्यता से, संस्कारों से और नम्रता विनम्रता से सभी का आदर करना चाहिए। लोकतंत्र में अनेक तरीके हैं अपनी बात रखने के, उस तरीके से रखनी चाहिए। उत्तराखंड में पेपर लीक के मामलों को लेकर सियासत गर्मा गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। सीएम ने साफ कहा कि बीजेपी सरकार में पेपर लीक जैसे मामलों को कभी दबाया नहीं गया, बल्कि हर मामले में सख्त कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पहले के समय में नकल और पेपर लीक की घटनाओं को छुपाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाल ही में सामने आए इंजीनियरिंग सेमेस्टर के एक इंटरनल एग्जाम के मामले में भी तुरंत कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए कुछ प्रश्न लीक होने की सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हमने कभी किसी भी प्रकरण को नहीं छिपाया, जो भी मामला सामने आया उस पर सख्त कार्रवाई की गई है। देखिए, राज्य में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके समय में नकल होती थी तो कार्रवाई नहीं होती थी। हमारे समय में अगर कोई भी प्रकरण आया तो हमने उसको कभी छिपाया नहीं है, हमने उस पर कार्रवाई की है। और जो ताज़ा प्रकरण आया है उसमें भी पूरी कार्रवाई हो चुकी है। और वो एक सेमेस्टर, चूँकि इंजीनियरिंग के सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, इंटरनल उनकी परीक्षा थी, वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसी सूचना आई थी कि वो प्रश्न पत्र, उसमें कुछ जो प्रश्न पत्र हैं उसमें से कुछ प्रश्न पत्र आए, तो हमने तत्काल कार्रवाई की है और जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और पहले भी हम 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेज चुके हैं।
जबकि इनके कार्यकाल में चाहे वो पटवारी भर्ती का प्रकरण हो, दरोगा भर्ती का प्रकरण हो, या उत्तराखंड टेक्निकल बोर्ड का प्रकरण हो, या यूपी ट्रिपल एससी के प्रकरण हो, उन पर किसी पर बीडीओ की भर्ती का प्रकरण हो, किसी पर कार्रवाई नहीं हो, उन सभी पर हम ही ने कार्रवाई की है और अब भी हम ही कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एकमात्र संकल्प है कि ये नकल बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए और हम नकल का सबसे सख्त नकल का कानून भी लेकर आए हैं। उसका परिणाम आज सबके सामने है कि 100 से अधिक नकल माफिया जेल की सलाखों के पीछे हैं और 34,000 से अधिक नियुक्तियां बिना किसी नकल के, बिना किसी पर्ची, बिना किसी खर्ची के संपन्न हुई है और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा और कोई कहीं पर भी शिकायत आएगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मुद्दे पर देहरादून में कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा और पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को युवाओं के आंदोलन की बड़ी जीत बताते हुए इसे सरकार की विफलता का परिणाम करार दिया है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा है कि सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे से समस्या खत्म नहीं होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक ने लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित किया है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद से इस्तीफा दें और मांग की कि उत्तराखंड समेत देश भर में भर्ती परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं पर सरकार को घेरा है। देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर आंदोलन चला और युवा सारे इकट्ठे हुए, भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई। ये तो चाहते नहीं थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। कई बार मांग की गई, पूरे देश में, प्रदेश में हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक को रोकने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। बच्चा पूरे साल साल 2-2 साल प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ये सिस्टम पूरा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से खत्म नहीं होगा, इसमें और भी सारे लोग संलिप्त हैं। किन लोगों का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नैतिकता के आधार पर तो प्रधानमंत्री जी को भी स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतनी बड़ी घटना हो रही है, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारी जो बहनें हैं वहां पे, हमारे जो छात्र हैं, किस प्रकार से बर्बरता वहां पे देखने को मिली है। महिलाओं के साथ आप लोग लाठीचार्ज कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले आप छोड़ रहे हैं। आप ही ने कहा था ना कि हम 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे। जब रोजगार आदमी मांगता है, आप पहले ही रोजगार बेच देते हैं, पेपर लीक कर देते हैं, तो कैसे रोजगार मिलेगा? उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के निधन के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। हीरा सिंह बिष्ट के निधन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गहरा दुख भी जताया है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने पूरे कांग्रेस परिवार को झकझोर कर रख दिया है। ये कांग्रेस पार्टी और प्रदेश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। गणेश गोदियाल ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में प्रदेश के हित में कई अहम मुद्दे उठाए और ऐतिहासिक फैसले भी उन्होंने लिए, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। हाँ, ये बहुत ही दुखद समाचार आज सुबह सुबह मिला। जैसे ही सुबह नींद खुली, सबसे पहले यही दुर्भाग्यपूर्ण समाचार मिला। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और सबसे बड़ी बात है कि उम्र के इस पड़ाव में भी वो बहुत एक्टिव थे, फिट थे, पार्टी के प्रति बहुत ही निष्ठावान थे, लगे रहते थे, हमें भी समझाते रहते थे। आज अचानक जब ये खबर सुनी तो बहुत दुख हुआ। उनका जाना सिर्फ कांग्रेस पार्टी की क्षति न होकर इस पूरे उत्तराखंड राज्य की क्षति है। वो हमेशा आम जनता की आवाज़ उठाते रहते थे, खास करके श्रमिक वर्ग की आवाज़ उठाते रहते थे। इंटक से वो सीधे तौर पर कई सालों से जुड़े थे, बड़े लंबे समय से जुड़े थे। अब ऐसे समय में हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के जामन खाता ग्राम सभा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ग्राम सभा कई परिवारों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। कार्यक्रम के दौरान जामन खाता के निर्वाचित उप प्रधान ने भी कांग्रेस को इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस मौके पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पटका माला पहनाकर सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर लोग लगातार बीजेपी से जुड़ रहे हैं।
जैसा आप देख रहे हैं, सब युवा हैं। ये हमारी बेटियां भी और बच्चे भी हैं। ये बहुत युवा है और सब निर्वाचित होकर के आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण है। और भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो प्रभावित करता है युवाओं को। देश में मोदी जी के नेतृत्व में हो और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का काम हो, तो अब ये युवा सब जागरूक है। ये इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हमारे विकास के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारे भविष्य के लिए, देश और समाज के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। इसी के तो कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरे देश में डंका बज रहा है और सब जगह भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त आकर्षण है। मैंने आज इन सब युवाओं का भारतीय जनता पार्टी परिवार में मैं स्वागत कर रहा हूँ। सर, मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि उप प्रधान एक पद है नाम का, उप प्रधान बना दी जाते हैं, उनके पास कोई आधिकारिक क्षेत्र नहीं होता है। उन्हें भी कोई आधिकारिक क्षेत्र मिलना चाहिए, उनके हाथ में भी कुछ पावर होनी चाहिए ताकि वो कोई एक ऐसे निर्णय ले सके तो जनता के हित के लिए हो। और प्रधान भी पूरा क्षेत्र नहीं देख सकता, कुछ काम ऐसे होते कि उप प्रधान भी कर सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट में कारगिल विजय दिवस पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। पूर्व सैनिक संगठन के जिला अध्यक्ष कैप्टन आर.एस. देव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में शहीद पार्क पर कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम नीतू डांगर, हरगोविंद सिंह बोरा और पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने तिरंगा फहराकर किया है। इसके बाद शहीद पार्क से स्टेशन बाजार तक विजय जुलूस भी निकाला गया। सैनिक विश्राम गृह में आयोजित समारोह में वीर नारियों और कारगिल युद्ध में शामिल पूर्व सैनिकों को शॉल ओढ़कर सम्मानित भी किया गया। मैं सुबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन आयन सिंह देव, उत्तराखंड पूर्व सैनिक संगठन लोहाघाट का अध्यक्ष हूँ। आज 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस हम सब लोग इकट्ठा होकर के मना रहे हैं। उन वीर जवान जिन्होंने हमारे कारगिल दिवस में अपने जान की बाजी लगाते हुए हमारे देश को विजय प्राप्त कराया था, इसी उपलक्ष्य में आज पूरा देश जो है तो कारगिल विजय दिवस मना रहा है, उन वीर शहीदों को सम्मानित कर रहा है। इसीलिए आज हम लोग भी लोहाघाट में विजय दिवस धूमधाम से मना रहे हैं। ये बहुत ही कठिन था कि कारगिल चोटियाँ जो है तो 16,000 फीट से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई तक थी। जैसे बटाली, कास्को वैली, मास्को वैली, 0.5047 जैसी पहाड़ियाँ थी। ये बहुत ही कठिन था। उस पर रॉफ फिक्स करके रात को ही काम होता था, दिन में काम नहीं कर सकते थे क्योंकि पाकिस्तान की सेना ऊपर हाइट में थी। एक पत्थर भी वहाँ से गिर जाए तो वो गोली बन के नीचे आता था। इसलिए रात को ही हमारे पूर्व सभी सैनिकों ने मिलकर के वीर जवानों ने विजय हासिल की उस पहाड़ी के ऊपर। हाँ, सबसे ज़्यादा जो है तो पूरे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ में पहाड़ी में हमारा फर्स्ट लड़ाई इसी के साथ हुई थी 1999 में। रुद्रपुर जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में शहीद हुए जिले के हवलदार पदम राम और राइफलमैन अमित नेगी के चित्रों पर पुष्प चक्र और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही कारगिल युद्ध में घायल हुए मान सिंह मेहता को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों के अद्वितीय साहस, शौर्य और राष्ट्रभक्ति को नमन भी किया है। इस पे में जो हमारे जो सैनिक तो इसमें शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी गई है और बहुत भरे मन से ये श्रद्धांजलि दी गई है क्योंकि उन्होंने पूरे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। और कहीं ना कहीं जो आज सियाचिन और कारगिल का जो रक्षा यहाँ पे टूरिस्ट भी जाते हैं या सिविलियंस भी जाते हैं तो वो उन्हीं की वजह से आज खुला हुआ है। और ये पूरी लड़ाई हम लोगों ने, जैसे उन्होंने एयर वाइस मार्शल साहब ने बताई, उसको पूरा हम लोगों ने खुद ही 1999 में जब NDTV पे कवर किया जाता था तो उसको पूरा देखा गया है और उसको जिया गया है। तो इसके लिए जो हमारे भाव हैं वो बहुत ही प्रज्वल हैं और हमारी कोशिश ये की जाती है कि आज इसके माध्यम से, आज इस विजय दिवस को मनाने के माध्यम से हम उन सैनिकों को नमन कर सकें और कभी भी देश को कभी भी ज़रूरत है तो हमारी सेना, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी हम सबसे आगे खड़ी हुई है देश का परचम बढ़ाकर।
रामनगर के पेरूमदारा क्षेत्र के कंदला थारी गांव में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक युवक पर कथित तौर पर जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने पिस्तौल की बट, लाठी डंडों और लोहे की रोड से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद घायल युवक ने पेरूमदारा चौकी पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। ये एक मरीज़ आया है, शेर सिंह, 30 साल उम्र जिसकी है। वही कंदला से आए हैं यहाँ पर। मारपीट का ही मामला है और चोट है इसके, एक तो सिर पर चोट है, यहाँ चेहरे पर भी है चोट और हाथ पैर में भी चोटें हैं काफ़ी इसके। तो उसको सिटी स्कैन वगैरह एक्सरे के लिए एडवाइस किया है। अभी आगे देखे एक्सरे के बाद फिर बाकी बता पाएंगे। अभी तो फिलहाल जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो हमने यहाँ से कर दिया है। कुछ दिन पूर्व में हमने नशे के खिलाफ कुछ पोस्ट करी थी और कुछ अभियान भी चलाया था। हमारे गांव में आए दिन चोरियां और मोटरों की चोरियां, ये नशा बहुत हो गया था। इसके खिलाफ पहले भी हमने पुलिस में कई बार कंप्लेंट करी कि हमारे गांव में ये हो रहा है। तो हमारे घर के पड़ोस में एक रहती है सुमित्रो कौर और उसका एक लड़का है अर्जुन सिंह, ठीक है सर। उसकी हमने कंप्लेंट करी तो उनका एक बंदा पकड़ा गया था गांजे में पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि इन्होंने गांजा पकड़वाया हमारा। फिर उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने हमारे घर पे फायरिंग करवा दी। कोई बाहर के लड़के आए थे और उन्होंने फायरिंग करवा दी। उत्तराखंड की वादियों में बसा एक ऐसा होम स्टे जिसने अपनी सादगी, पहाड़ी संस्कृति और आत्मनिर्भरता के दम पर देश भर में पहचान बनाई है। आज हम आपको पौड़ी के उस रेबासा होम स्टे की सैर कराएंगे जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वश्रेष्ठ होम स्टे के सम्मान से नवाजा। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसकी सराहना कर चुके हैं। बांज, बुरांश और देवदार के घने जंगलों के बीच बसा ये होम स्टे सिर्फ ठहरने की जगह नहीं बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति, स्वाद और प्रकृति का अनूठा अनुभव है। उत्तराखंड में पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक के मोदीबाग गांव में स्थित रेबासा होम स्टे आज उत्तराखंड की नई पहचान बन चुका है। जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर प्रकृति की गोद में बसे इस होम स्टे ने अपनी अलग पहचान बनाई है। यहाँ पहुँचते ही मेहमानों का स्वागत पहाड़ की सादगी, अपनापन और प्राकृतिक खूबसूरती से होता है। जितने भी होम स्टे हैं पूरे उत्तराखंड में जो जिन्होंने बनाए हैं होम स्टे, बहुत से होम स्टे हैं। तो होम स्टे लोगों ने कमर्शलाइज बनाए हैं। तो ये जो होम स्टे है रेबासा, मोदीबाग रेबासा, यहाँ पर होम स्टे तो है लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑर्गेनिक ताज़ी सब्जियाँ, दूध, दही, घी, ये जो होता है सारा अपना इनका अपना प्रोडक्ट अपने घर का होता है भाई, ये इसकी खासियत है। रेबासा होम स्टे का संचालन वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और रंगकर्मी त्रिभुवन उनियाल करते हैं। उन्होंने लगभग 90 नाली जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया है। इसी खेती के बीच बनाया गया ये होम स्टे आत्मनिर्भर पर्यटन का बेहतरीन उदाहरण बन गया है। बहुत सही सवाल, दो पक्ष हैं इसके। एक तो खोलने का ये चैलेंज था मेरे लिए कि मोतीबाग शॉर्ट फिल्म जो ऑस्कर के लिए गई तो उसको जिंदा रखने का सवाल था और किस रूप में उसको वर्तमान स्थिति में आगे बढ़ाया जाए, पहला पक्ष। दूसरा ये है कि हम बात तो करते हैं कि पलायन रोको, रोजगार के संसाधन जुटाओ, गांव में कैसे रोजगार का सृजन हो। तो मैंने एक नई पहल की। उस समय सबसे पहले जो होम स्टे ग्रामीण क्षेत्र में बना वो मैंने बनाया। तो इस चैलेंज के साथ कि इसको देखा देखी कुछ और भी बनाए और मैं उसमें सफल हुआ कि 5-7 और भी मेरे अनुसरण करते हुए उन्होंने यहाँ पर होम स्टे खोले। इस होम स्टे की सबसे बड़ी खासियत इसकी रसोई है। यहाँ मेहमानों को बाजार से नहीं बल्कि अपनी ही जमीन पर उगाई गई ऑर्गेनिक सब्जियाँ, फल और अनाज से तैयार भोजन परोसा जाता है। मंडुए की रोटी, झिंगोरे की खीर, गहत की दाल और पहाड़ी व्यंजन यहाँ आने वालों को उत्तराखंड के असली स्वाद से रूबरू कराती है। मैं सबसे पहले यहाँ पे 2 साल पहले आया था, जून के महीने में। और जब मैं इधर आया तो मैंने पाया कि
मुझे मेरे बचपन की याद आ गई, जब मेरे माताजी पिताजी हमें गर्मियों की छुट्टियों में हमें हमारे गांव लेके जाया करते थे। तो हमारे गांव में अब जो घर वगैरह है वो सीमेंट और ज़्यादातर रेत वगैरह के बने हुए हैं, लेंटर पड़े हुए हैं। लेकिन जब मैं इधर आया तो पहली बारी में मैं यहाँ के व्यू से, यहाँ के मौसम से, यहाँ की आवभगत से, यहाँ के जो हमारे पुराने शैली के बने हुए घर हैं इस गेस्ट हाउस में, मैंने पाया कि ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कंफर्टेबल है। और जो यहाँ पे त्रिभुवन उनियाल जी और उनका जो स्टाफ है, उनकी तरफ से बहुत ही ज्यादा लोगों को वेलकमिंग है। रेबासा की वास्तुकला भी इसे खास बनाती है। पारंपरिक पहाड़ी शैली में बने कमरों में आधुनिक सुविधाओं के साथ स्थानीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है। यहाँ ठहरने वाले पर्यटक केवल प्रकृति का आनंद ही नहीं लेते, बल्कि पहाड़ के जीवन, खेती और लोक संस्कृति को भी करीब से महसूस करते हैं। शुरू में तो चैलेंज ये था कि जिसने भी कहा कि यार इस दूरस्थ क्षेत्र में कौन आएगा, यहाँ तो कोई आया नहीं, ऑफ साइड है पर्यटन की दृष्टि से तो कोई ठीक पक्ष नहीं, ये कि ग्रामीण क्षेत्र में है, यहाँ आना जाना बड़ा दुर्लभ है। लेकिन अब जैसे जैसे 2-3 साल हुए, 4 साल हुए, तो अब मुझे लग रहा कि ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम में आ गया, लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और मेरा एक और भी यहाँ पर है कि अगर ये होम स्टे है, फार्म स्टे है, तो इसमें 2 पक्ष मेरे खास रखे हुए हैं कि यहाँ पिकनिक मनाने कोई ना आए, इस तरह से कि सिर्फ हल्ला हो हल्ला करने के लिए। तो जंगल में है तो 2 चीज़ें हैं कि यहाँ शोरगुल कम होना चाहिए, और जो भी आए पारिवारिक रूप से यहाँ पर आए, हुड़दंग मचाने के लिए उनके लिए अलाउड नहीं है। रेबासा होमस्टे की इसी सोच और उत्कृष्ट सेवाओं ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मिले सर्वश्रेष्ठ होमस्टे सम्मान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए गए सम्मान ने इसे उत्तराखंड के पर्यटन मॉडल का प्रेरणा स्रोत बना दिया है। जो नेचर की बात करेंगे, वो नेचर और होमस्टे से बहुत फर्क है। तो ये जो होमस्टे है, इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर लोगों को एक अपनापन लगता है और अपना घर का खाना अपना घर जैसा लगता है। ये होमस्टे की खासियत है। रेबासा सिर्फ एक होमस्टे नहीं, बल्कि ये संदेश है कि यदि स्थानीय संसाधनों, पहाड़ी संस्कृति और प्रकृति को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए, तो गांव भी देश दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। रेबासा आज आत्मनिर्भर उत्तराखंड और ग्रामीण पर्यटन की एक सफल मिसाल बन चुका है। सबसे खूबसूरत बात इसमें साथ में ये रहती है कि यहाँ पे जो हमारे उत्तराखंड के आम भोजन है, उनका वो सर्व किए जाते हैं, जिसके अंदर जैसे मैक्सिमम आप पाएंगे कि यहाँ पे जो भोजन हम खा रहे हैं, आपने भी खाया होगा, वो तकरीबन 70% ऑर्गेनिक रहता है, प्योरली ऑर्गेनिक रहता है। और यहाँ पे कई ऐसी हर्ब्स है जो आपको कहीं और मिलेंगी नहीं खाने में, क्योंकि वो फ्रेश आपको कहीं भी अवेलेबल होना संभव नहीं है। वो उसी टाइम टूटेंगी, उसी टाइम बनेंगी, उसी टाइम आपको सर्व किया जाएगा। और मैं इसीलिए यहाँ पे बार बार आता हूँ। 2 साल से आप ये लगाइए कि मैं तकरीबन कम से कम यहाँ पे 4 महीने बिता चुका हूँ, या उससे भी ज़्यादा समय मैं यहाँ पे बिता चुका हूँ। मैं बार बार दिल्ली जाता हूँ, ग्रेटर नोएडा जाता हूँ, जहाँ मेरा निवास स्थान है, और मैं फिर वापस 10-15 दिन के अंदर मैं यहाँ वापस चला आता हूँ। तो वहाँ पे रहने का मन नहीं करता है, पोल्यूशन के कारण, गर्मी के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण, क्लस्ट्रोफोबिया के कारण। यहाँ पे बाहर बैठता हूँ, घंटों तक बैठा रहता हूँ, मेरे को फोन को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना इंस्टाग्राम, ना व्हाट्सएप, मेरे को कुछ देखने की आवश्यकता नहीं। प्रकृति, संस्कृति, ऑर्गेनिक खेती और पहाड़ी आतिथ्य का अद्भुत संगम, यही है पौड़ी का रेबासा होमस्टे। सम्मान मिलने के बाद अब ये स्थल देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।